आखिर अजीत डोवल के घर कौन से रशियन एजेंट आए हुए हैं? कौन घुसा है अजीत डोवल के घर? किसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि भारत उनका दूसरा घर है? और क्या है अमेरिका की चाल भारत के पीछे? हेलो फ्रेंड्स, आखिर अजीत डोवल के घर कौन से रशियन एजेंट आए हुए हैं? कौन घुसा है अजीत डोवल के घर? किसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि भारत उनका दूसरा घर है? और क्या है अमेरिका की चाल भारत के पीछे? क्या साजिश कर रहा है अमेरिका दोस्त के रूप में दुश्मन बन के भारत के अंदर? इसके बारे में बात करेंगे। और कहां से जेलेंस्की भी इसमें शामिल है। तो ये बात है तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले की प्लानिंग चल रही है इनकी। प्लान तो इनका बहुत पहले चल रहा होगा। एक अमेरिकन एजेंट जिसका नाम है मैथ्यू वेंडेक, इसको अरेस्ट किया गया कलकत्ता एयरपोर्ट पर जब ये दुबई के लिए निकलने वाला था। क्यों अरेस्ट किया गया, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत होती है इस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट इंसान भारत आए हुए थे कल, उनके बारे में। रशिया के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मेडवेडेव, ये भारत में थे। रशिया के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है डेनिस मेंटुरोव या मेंटुरोव, ये भारत में है। इन्होंने जब भारत को विजिट किया तो इनकी मुलाकात हुई सीधे प्रधानमंत्री मोदी से, उसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर से, और उसके बाद सबसे एंड में मुलाकात हुई अजीत डोवल से। एक एक मुलाकात के बारे में बात करेंगे और फिर क्या रशिया भारत डील कर रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे। और फिर क्या किस तरीके से घटिया प्लानिंग की अमेरिका ने, जेलेंस्की ने भारत के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मेंटुरोव जब भारत में लैंड किए, वो सबसे पहले किसी भी नॉर्मल इंसान से या सरकारी अधिकारी से नहीं मिले, डायरेक्ट वो मिले प्रधानमंत्री मोदी से। अपना संदेश दिया उन्होंने जो पुतिन का लेके आए थे, और मोदी जी ने पुतिन के लिए संदेश भेजा। और जो मेन बात, जो मेन लाइन मोदी जी ने कही, वो बहुत कम लोगों के लिए आज तक की गई है मोदी ने, और किसी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए तो ये बात कभी भी नहीं कही गई है जो इनके लिए कही गई। मेंटुरोव को मोदी जी ने कहा, वेलकम टू योर सेकंड होम, यानी आपका आपके दूसरे घर में स्वागत है। यानी मोदी जी कह रहे हैं कि रशिया के लोगों का जो पहला घर तो रशिया है ही, लेकिन जो दूसरा घर है उनका वो भारत है। भारत रशिया के ऐसे रिलेशन है। इसको सुन के मेंटुरोव जाहिर है बहुत खुश होंगे। जाहिर है प्रेसिडेंट पुतिन बहुत खुश होंगे कि भारत हमारा सच्चा मित्र है, और हम खड़े भी हैं जब वो वॉर चल रहा है जेलेंस्की के साथ उनका यूक्रेन रशिया का, जिसमें रशिया अब तक भी जीतता आ रहा है और आगे भी जीतेगा ही। लगभग 25% हिस्सा रशिया ले चुका है यूक्रेन का। हम साथ खड़े रहे। तमाम प्रॉब्लम के बावजूद भारत ने रशिया का ऑयल परचेस करना शुरू किया, और वो जो ऑयल मुश्किल से $1 बिलियन, $2 बिलियन का आता था इस वॉर से पहले रशिया यूक्रेन की, वो तकरीबन $100 बिलियन की तरफ पहुंच गया था पर ईयर। फिर बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ भी लगाया। इसके बावजूद भारत तेल खरीदता रहा। पहले 25%, फिर 50%, उसके बाद भारत तेल खरीदता रहा। उसके बाद जब सैंक्शन लग गए तब भारत ने फाइनली थोड़ा सा बंद किया। और अब जैसे ही वॉर शुरू हुआ, रशिया से हमसे फिर से हमने तेल लेना शुरू कर। अब रशिया की कुछ प्रॉब्लम्स है जो चाहता है रशिया की भारत दूर करे, और भारत को जाहिर सी बात है कि क्रूड ऑयल की जरूरत है। रशिया के पास क्रूड ऑयल तो बहुत सारा है, लेकिन रशिया के पास वो रिफाइनरीज नहीं है, वो फैक्ट्रीज नहीं है जहां इस क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके डीजल और पेट्रोल बनाया जा सके, एलपीजी, एलएनजी बनाया जा सके। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से कुछ भारत के अंदर है, और भारत एकमात्र ऐसा देश है जो रशिया के क्रूड ऑयल को भी रिफाइन कर सकता है, उसको डीजल में, पेट्रोल में, गैस में चेंज कर सकता है। इसके अलावा हम वेनेजुएला का भी जो क्रूड ऑयल है उसको भी प्रोसेस कर सकते हैं, और हम ईरान के क्रूड ऑयल को भी प्रोसेस कर सकते हैं। ये क्वालिटी, ये कैपेबिलिटी बहुत ही कम देशों में है, 1-2 देशों के अलावा, कि हम हर देश के क्रूड ऑयल को प्रोसेस कर सकें और उसमें से डीजल, पेट्रोल निकाल सकें। क्योंकि जो क्रूड ऑयल होता है उसकी वैरायटी अलग अलग होती है। जैसे वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है वो ज़्यादा थिक है, ज़्यादा डार्क है, ज़्यादा हैवी है। रशियन जो क्रूड ऑयल है वो मीडियम क्वालिटी का है। ईरानी क्रूड ऑयल जो है वो थोड़ा लाइटर क्वालिटी का है। तो भारत के पास ऐसी रिफाइनरीज हैं जिसके अंदर हम क्रूड ऑयल को रिफाइन कर सकते हैं। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 80 से 85% जो क्रूड ऑयल है वो बाहर से परचेस करता है। 15 से 20% भारत के पास अपना निकलता है, उसको यूज़ करते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि हमारे पास 0% है, लेकिन हम फिर भी अपनी ज़रूरत का 80 से 85% बाहर से इंपोर्ट करते हैं। रशिया ये चाहता है कि हम उनका जो क्रूड ऑयल है, जो दुनिया को चाहते हैं वो बेचना,
क्योंकि उनके पास अच्छी क्वालिटी की रिफाइनरीज नहीं है, और जो थोड़ी बहुत थी उस पर भी यूक्रेन ने हमले करके उनको डिस्ट्रॉय कर दिया या प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो रशिया कहता है कि आप एक काम करें भारत को, कि आप हमारा जितना क्रूड ऑयल चाहते हैं ले लीजिए, और उसको प्रोसेस करके आप खुद भी यूज़ करिए, आप यूरोप को भी बेचिए, आप अपने देशों को जो पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इनको बेचिए, जिसको आपको दिल कर रहा है बेचिए, और आप उससे पैसे कमाइए। भारत ने पहले भी ये किया। जब रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी तो सारे यूरोपियन नेशंस ने रशिया का जो ऑयल वो डायरेक्टली लेते थे उसको बंद कर दिया, और फिर रशिया ने वो सारा क्रूड ऑयल भारत में बेचा, और भारत ने उसी को प्रोसेस करके यूरोप को बेचा। इसमें भारत का डबल फायदा हुआ, क्योंकि भारत ने रशिया से इंडियन रुपीज में परचेस किया, भारत ने यूरोपियन नेशंस को डॉलर में बेचा, तो बहुत फायदा कमाया, बहुत मोटा प्रॉफिट कमाया। अब डोनाल्ड ट्रम्प को मिर्ची लग गई, जाहिर सी बात है कि भाई बाहर पैसे कमा रहा है तेल बेच के, जो कि बात का वो बनाता भी नहीं है। रशिया के जो डिफेंस जो अपने फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं मॉन्टुरो, ये प्रपोजल लेके आए हैं रशिया के राष्ट्रपति का कि हम चाहते हैं भारत को अनलिमिटेड क्रूड ऑयल देना, और भारत उस अनलिमिटेड क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके यूरोप को बेच सकता है या जिसको मर्जी बेच सकता है, और एक अच्छा मोटा प्रॉफिट जो भारत पहले बना रहा था उससे भी ज़्यादा अब बना सकता है। रीज़न, जब डॉलर का प्राइस पर बैरल जो डॉलर प्राइस था क्रूड ऑयल का, वो था $65 पर बैरल इस वॉर के शुरू होने से पहले, जो अमेरिका ईरान इसराइल चल रही है। इस वॉर के बाद वो हो गया है $110 प्रति बैरल, लगभग डबल। तो अगर भारत इतना तेल पहले बेचता था क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके, अगर वो सेम भी बेचे तो भारत का प्रॉफिट डबल हो जाएगा, यानी आपदा में अवसर, और रशिया का प्रॉफिट बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो रशियंस चाहते हैं कि उनके क्रूड ऑयल को भारत रिफाइन करे, भारत एक मोटे तौर पे ले, बहुत ज़्यादा ले, जो भारत इस वॉर से पहले ले रहा था उससे भी डबल ट्रिपल ले ले और उसको बेचे, क्योंकि दुनिया में रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है। बिकॉज ईरान का ऑयल की वजह से, ईरान वॉर की वजह से सारा जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के जो तेल बिकता था उसमें लिमिटेशन आ गई है, सप्लाई जोन बाध्य हो गए हैं, यूरोपियन यूनियन को तो जाने नहीं दे रहा ईरान। इसका फ़ायदा उठाएं रशिया और भारत मिलकर। ये तो एक बात हो गई जो भारत ने वेलकम किया, और जाहिर सी बात है अच्छा किया। लेकिन दूसरी बात, अमेरिका ने साजिश करी, जो मैंने पहले बताया था कि आपको कि एक आतंकवादी कह सकते हैं उसको, जो एजेंट था अमेरिका का जो गिरफ्तार हुआ है, मैथ्यू वेंडेक। इस भाई को जब गिरफ्तार किया गया, कलकत्ता के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। इस पे इल्ज़ाम क्या है? इस पे इल्ज़ाम ये है कि ये म्यांमार के अंदर यानी वर्मा के अंदर जो वहाँ के विद्रोही गुट है उनको जाके ट्रेनिंग दे रहा था, और इसके साथ थे तकरीबन 7 यूक्रेन के एजेंट्स, यानी 1 अमेरिकन और 7 यूक्रेनी एजेंट्स। ये टोटल 8-9 लोगों की टीम म्यांमार में उनको ट्रेनिंग दे रही थी, जो वहाँ के विद्रोही गुट हैं, और उनको उकसा रही थी भारत के खिलाफ काम करने के लिए, स्पेशली आसाम में जब चुनाव होने वाले हैं तब। इनका एक मोटिव था कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी आसाम के दौरे पर जाएंगे चुनाव के लिए, उनको टारगेट किया जाएगा, उनको हिट किया जाएगा, और उन पर हमले की पूरी प्लानिंग थी। अब हुआ ये, तो मैथ्यू वेंडेक जिसको अरेस्ट किया गया कोलकाता के एयरपोर्ट से, इल्ज़ाम ये है कि आपने भारत के खिलाफ साजिश रची, म्यांमार में जो विद्रोही गुट है उनको ट्रेनिंग दी, और उनका अटैक होना था प्रधानमंत्री मोदी। इसकी जानकारी जो मॉन्टुरोव है उन्होंने पहुंचाई, रशिया की खुफिया एजेंसी ने पहुंचाई भारत के पास कि आपके प्रधानमंत्री पर हमला होने की पूरी गुंजाइश है, और अमेरिका चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी को हिट किया जाए, जेलेंस्की चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी को हिट किया जाए, क्योंकि जेलेंस्की और अमेरिका दोनों चिड़े हुए हैं। एक, आपने ईरान में उनका साथ नहीं दिया लड़ाई करने के अंदर, दूसरा आपने रशिया के खिलाफ आज तक कुछ नहीं बोला है। और रशिया और भारत भाई हैं, दोस्त हैं, ये सबको पता है, बट स्टिल अमेरिकन चाहते हैं कि उनके फेवर का कोई बंदा भारत में प्रधानमंत्री बने। मोदी जी से वो सख्त खिलाफ है, और उनका टारगेट थे मोदी जी। अब हुआ ये कि अमित शाह पहुंच गए आसाम, मोदी जी गए नहीं, तो इनकी प्लानिंग में थोड़ा चेंज आ गया। इन्होंने कहा मोदी जी का वेट करना पड़ेगा, जब तक वो नहीं आएंगे हिट कैसे करते, अटैक कैसे करते। रशिया ने ये इंटेलिजेंस शेयर किया भारत की रॉ के साथ, और भारत की रॉ ने फिर ये 7 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया। अब इसमें 3 चीज सामने आई हैं। पहला, मोदी जी को अमेरिका वाले और यूक्रेन वाले पसंद नहीं करते, बिकॉज मोदी जी अपने देशभक्त नेता हैं, भारत के लिए काम कर रहे हैं। पुतिन देशभक्त नेता है, रशिया के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप को ये चाहिए कि दुनिया भर में जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, वो पाकिस्तान के आसिम मुनीर की तरह, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की तरह, और भी जो छोटे मोटे
देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी तरह उनकी गुलामी करे, और जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वो बात मान ले, वो बात मान ले। भारत में ऐसा होगा नहीं। भारत में अगर मोदी जी ना भी लीडर रहे, कोई और भी देश का लीडर रहे, मैं राहुल गांधी के बारे में नहीं कह सकता क्योंकि वो अब तक प्राइम मिनिस्टर बने नहीं है, लेकिन जो भी लीडर बनेगा प्राइम मिनिस्टर, वो अमेरिका की बात मानेगा 100%। मैं इसके बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ, मुझे लगता भी नहीं ऐसा होने वाला भारत के अंदर, क्योंकि भारत के अंदर जो भारत के लोग हैं वो चलाते हैं देश, और अगर ऐसा कोई लीडर मिलेगा तो फिर या हंगामा हो जाएगा या बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। बहरहाल अब अमेरिका के लोग प्लानिंग कर रहे हैं, अमेरिका एजेंट्स गिरफ्तार हो रहे हैं। अमेरिका जिसे हम दोस्त मानते हैं, लेकिन ट्रंप दुनिया में किसी का दोस्त है? बिल्कुल भी नहीं। ट्रंप के हाथ में इधर हैंडशेक है, इधर चक्कू पड़ा हुआ है, जैसे हाथ मिलाओगे चक्कू घुसा देगा बता बंदा। वही है ना, हमारे यहाँ कहावत है, मुंह पे आराम बगल में छुरी। तो ट्रंप बिल्कुल वही इंसान है, अमेरिका बिल्कुल वही इंसान है। अमेरिका में सारे लोग ऐसे होते हैं लगभग, जो अपने मतलब के लिए दोस्ती करते हैं और तोड़ देते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि दुनिया में जियोपॉलिटिक्स में जहां भी दोस्ती होती है, जो भी दोस्ती होती है, वो सिर्फ अपने मोटिव के लिए ही होती है, और अगर अब उनका मोटिव सॉल्व नहीं होता तो वो दोस्ती नहीं रहेगी। इवन भारत रशिया में शायद दोस्ती ना रहे, लेकिन भारत रशिया के जो रिलेशन है वो इस दोस्ती से काफी आगे आ चुके हैं। हम उसलिए फ्रेंड नहीं कि हमें जरूरत एक दूसरे की है। जरूरत, भारत रशिया बहुत बड़े देश हैं, बहुत पावरफुल देश हैं, एक नंबर 2, एक नंबर 3, नंबर 4 की पोजीशन रखते हैं, एक दुनिया में शेयर है इनका। और जिस तरीके से ईरान में अमेरिका फंस चुका है, ईरान में अमेरिका की घिग्गी बना दी है ईरान ने, जिसको सोच रहे थे वो कि वॉक ओवर होगा। हमने वीडियो में पहले भी कहा था कि ईरान इज नॉट वेनेजुएला, ईरान के ऊपर वॉक ओवर नहीं होगा। आपने उनके बहुत लीडर मार दिए, आपने उनके ज्यादा लोग मारे, आपने उनकी ज्यादा डिस्ट्रक्शन करी, ठीक है, बस जीत नहीं पाएंगे आप, जीत नहीं पाएंगे आप, क्योंकि ईरान एक बहुत पुरानी सभ्यता है, वहां के लोगों में देशभक्ति है जैसे भारत के लोगों में है। एक लेवल तक हम बात मान सकते हैं, बट उसके बाद हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम भारत के लोग हैं, वो ईरान के लोग हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, देश के लिए कुर्बानी देने तैयार हैं हम लोग, तो वैसे लोग हैं। अब एस जयशंकर से मुलाकात हुई वांटोरोव की, वहां बातचीत हुई कि किस तरीके से भारत और रशिया के जो फॉरेन अफेयर्स हैं, जो मिलके काम कर सकते हैं हम, वो हम कैसे करेंगे। और अब अगर रशिया को का तेल लेने से अमेरिका रोकता है भारत को, तो इंडिया विल से गो टू हेल, भाड़ में जाओ तुम्हारा एजेंट यहाँ बैठा हुआ है जो हमारे यहाँ खिलाफ काम करने आया था। किस लिए भेजा तुमने यहाँ पर मैं एजेंट को अपने? नंबर पहले तो ये बताओ, और तुम नहीं बताओगे, हम टीवी पे ले आएंगे इसको और सबके सामने बुलवा देंगे कि क्या कर रहा है अमेरिका पीठ के पीछे अपने दोस्तों के। दूसरी बात, फिलहाल तो अमेरिका ने बोल रखा है कि रशिया से तेल ले ले जिसका मन कर रहा है आगे, लेकिन हम मना नहीं कर सकते। उसका एक और रीजन भी है, अमेरिका इस वॉर के बाद दुनिया की सुपर पावर नहीं रहेगा, ये गारंटी है। इस वॉर का रिजल्ट कब आता है ईरान का अमेरिका का, ये पता नहीं, महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, 4 महीने बाद आए, ईरान हारेगा नहीं, अमेरिका जीतेगा नहीं, और अमेरिका को अपने ऑब्जेक्टिव अचीव किए बिना इस युद्ध से बाहर निकलना पड़ेगा। और अब सुनने में आ रहा है कि अमेरिका का 2 फाइटर प्लेन गिरा दिए हैं ईरान ने, एक F-35 गिराया है, एक F-15 गिराया है, 2 तो फाइटर गिराए हैं, इसके अलावा 3 और जेट गिराए हैं, जिसमें से एक खुफिया जेट जो होता है A-10 वो गिराया है, एक जो ऑयल टैंकर होता है वो गिराया है। तो इसका मतलब ईरान में अब अमेरिका के नुकसान हो रहे हैं। साथ साथ ईरान ने अमेरिका की जो थर्ड बैटरीज है, जो डिफेंस सिस्टम है, उनके भी जो रडार्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया है। तो अमेरिका इज नॉट ए क्लियर विनर इन इट। और अगर अमेरिका जैसी सुपर पावर ईरान जैसे देश से आ जाती है, जिसके पास अपनी एयरफोर्स ही नहीं है, जिसके पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं है, उससे हार जाती है, तो अमेरिका को फिर लोग सुपर पावर ट्रीट नहीं करेंगे। ये तो कंफर्म्ड है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि अमेरिका विल नॉट बी ए सुपर पावर। अब जो ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, जो शिफ्ट हो रहा है, उसमें 3 देश सबसे ज्यादा आगे निकल के आए हैं। पहला रशिया, ऑब्वियस रीजन, सेकंड पावर दुनिया की तो बढ़ेगा ही, तो चाइना सेकंड इकोनॉमिक पावर है, बढ़ेगा ही। तीसरा भारत, इकोनॉमिकली हम नंबर 4 पे आ गए हैं, फायर पावर के मामले में, मिलिट्री एयरफोर्स नेवी के मामले में नंबर 4 पे आ गए हैं, रुपया डॉलर जो स्टॉक होता है उसके मामले में हम नंबर 3-4 पे आ गए हैं, एयरफोर्स पावर में हम नंबर 3 पे काउंट कर रहे हैं हमारे को लोग। तो हम अगर रशिया, चाइना, भारत, अगर ये 3 देश जो कि तिकड़ी भी है RIC की, तो अमेरिका विल नेवर बी ए सुपर पावर, नेवर बी। और फिर दुनिया में भविष्य में कभी भी कोई भारत के ऊपर आग उठा के देख पाएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं। चाइना ये समझता है कि भारत से लड़ाई करके चाइना का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा, और चाइनीज लड़ते नहीं किसी से, चाइनीज किसी नहीं लड़ते, वो धमकाते हैं, पैसे कम करेंगे, सैंक्शन लगाएंगे, परेशान करेंगे, किसी और से लड़ाई करवाएंगे। अगर लड़ना भी होगा चाइना को तो पाकिस्तान हमला करेगा, चाइना नहीं। तो भारत ग्लोबल पावर में ग्लोबल साउथ को लीड करने वाला देश बन गया है, और जिस तरीके से हम पेट्रोल, डीजल,
प्रोवाइड कर रहे हैं अपने पड़ोसियों को। कोरोना टाइम में हमने दवाइयाँ भी दी थी, पाकिस्तान को भी दवाई दी थी, इंजेक्शंस दिए थे, वैक्सीन दी थी, और पूरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अलावा भी सप्लाई की थी हमने। तो इससे निकल के सामने आ रहा है कि ग्लोबल पावर अब शिफ्ट हो रही है, ग्लोबल जो पोल्स है वो शिफ्ट हो रहे हैं, और भारत उसमें एक अहम किरदार है, अहम साझेदार है। और भारत के बिना आज की डेट में कोई भी ग्लोबल ऑर्डर बनना इज इम्पॉसिबल। तीसरी चीज, मांटोरोव सबसे लास्ट में मिले अजीत डोवल से, और ये थी 2 खुफिया एजेंट्स की अहम मुलाकात। मांटोरोव ठीक है, मान लीजिए कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, फाइन, लेकिन वो पुतिन के बहुत खास है, क्योंकि ये भी एक एजेंट थे पहले, पुतिन भी एक एजेंट थे पहले केजीबी के लिए, और एनएस अजीत डोवल रॉ के एजेंट। तो एजेंट जब मिलते हैं तो प्यार थोड़ा अलग ही होता है। हालांकि अजीत डोवल थोड़ा लेट हो गए थे और मांटोरोव ने उनका वेट किया, उनको मिलने का वेट किया, लेकिन जब वो मिले तो जो गले लगा के वो मिले, जो हाथ डाल के मिले, झप्पियां पाई, उससे समझ में आता है कि दोनों की दोस्ती का लेवल क्या है। कि 2 दोस्तों की बात भी है, 2 देशों की दोस्ती के बारे में बात भी है, और एनएस डोवल इज ऑल्सो थैंकफुल कि आपने हमारी हेल्प करी मोदी जी केस में। लेकिन हम डोवल और कुछ चाहते हैं, अजीत डोवल से कुछ और भी चाहते हैं रशिया से। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि रशिया ने जैसे उनकी हेल्प करी है ये वेंडेक को पकड़ने के लिए, अमेरिकन एजेंट को पकड़ने के लिए, हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर जो खुफिया एजेंट्स हैं उनकी मदद से अब पाकिस्तान के ऊपर 100% निगरानी चाहते हैं। हमारे अपने एजेंट भी वहां पर है, हम चाहते हैं रशिया हमारी वहां हेल्प करे, और इसके लिए क्योंकि रशिया को नीड है, देखो रशिया को नीड ज्यादा है, उन्होंने भारत की हेल्प करी, उन्होंने एजेंट्स पकड़वाए, दैट्स फाइन, पर रशिया नीड ज्यादा है क्योंकि रशिया के को अपनी इकोनॉमी अच्छी करनी है, और ये मौका है उनके पास, क्योंकि मिडिल ईस्ट कंट्रीज का ऑयल अब बिक नहीं रहा, रशियन ऑयल बिक रहा है, और उनके पास है क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने का हर देश के पास रिफाइनरी नहीं है। रिफाइनरी कहाँ है? भारत में। तो भारत वो है जो प्रोसेस करके बेच सकता है, रशिया वो है जिसके पास रॉ प्रोडक्ट है। तो दोनों देश अगर मिलकर बेचेंगे तो ये जो मुनाफे का दौर चल रहा है, जहां क्रूड ऑयल के प्राइस डबल हो चुके हैं इस वॉर के बाद, 1 महीने में क्रूड ऑयल डबल हो चुका है और हर देश में डिमांड बढ़ चुकी है, तो एक तो पैसे डबल हो गए आपके, यानी बिग डबल रेट में रहा है, प्लस डिमांड जो पहले आपकी 100 बैरल की होती होगी वो 500 बैरल की है, बिकॉज कहीं से और मिल नहीं रहा। तो भारत रशिया दोनों मिलकर बहुत कमा सकते हैं, ये रशिया की नीड है। भारत की नीड क्या है? पाकिस्तान पर नजर, हर उस दुश्मन पर नजर जो भारत में आके भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर सकता है, भारत को डैमेज करने की कोशिश कर सकता है। और इसलिए जो रशियन एजेंसीज हैं उनका पूरा कंट्रोल भारत को चाहिए, उनके पूरी खुफिया एजेंसी का जो आउटपुट है भारत को चाहिए, और उस पर रशियंस एग्री हैं। रीजन, पहला भारत दोस्त है, दूसरा भारत से हमें बहुत काम है, और तीसरा जैसा मोदी जी ने कहा भारत के अंदर रशिया का दूसरा घर है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।